चलेंगे हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जी, क्वेश्चन नंबर 7 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, 2 isotopes of carbon are जी okay, question number 7, 2 isotopes are ओके चलें, तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, 2 isotopes of carbon are carbon 12 and carbon 14। अब 12 यहाँ पे ना इसका मास नंबर है और 14 भी इसका मास नंबर है। One of these isotopes, carbon 14, undergoes radioactive decay. Carbon 14 undergoes radioactive decay. Describe what is meant by radioactive decay. Radioactive decay को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? It is a radiate and become stable. ये 2020 समर पेपर 2-1 है। It is a process in which unstable nuclei radiate or emit radiations like alpha, beta, and gamma and become। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपको इसकी डेफिनेशन याद नहीं है ना, तो आप इसको बुक से देख के लिख लीजिएगा, ठीक है? वैसे आपको पता है रेडियो एक्टिव डिके कहते किसको हैं? किसको कहते हैं? जो एमिट करता है, जो रेडिएशंस का एमिट करना होता है ना, अल्फा हो, बीटा हो या गामा हो या तीनों हो, और ये जाहिर है कौन करेगा? कौन सा न्यूक्लियस करता है? अच्छा, अनस्टेबल क्या होता है? कैसे अनबैलेंस हुआ? वो इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता। हाँ देखें, हर न्यूक्लियस के अंदर ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, कुछ रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। रिपल्सिव आसान है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है या किसकी वजह से होती है? सिमिलर चार्जेस यानी प्रोटॉन्स की वजह से। सारे पॉजिटिव है ना, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? न्यूट्रॉन्स करते हैं, ठीक है? प्रोटॉन्स आपस में रिपेल करते हैं, न्यूट्रॉन्स अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड करते हैं। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं तो न्यूक्लियस बैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है, और कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन जब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस अनइक्वल हो, अनबैलेंस्ड हो, तो फिर न्यूक्लियस ज्यादा देर अपनी स्टेट को मेंटेन नहीं कर सकेगा। That nucleus will undergo radioactive decay and it will emit any or all the 3 types of radiation, alpha radiation, beta radiation। एक टाइप की रेडिएशन से न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है, तो फर्दर रेडिएशन की जरूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात ज्यादा रेडिएशंस उससे एमिट होती हैं, ठीक है? तो नॉर्मली ये होता है कि जो लार्जर न्यूक्लियस होते हैं ना, वो काफी ज्यादा रेडिएट करते हैं, और जो छोटे न्यूक्लियस होते हैं जैसे कार्बन 14 कोई बड़ा न्यूक्लियस नहीं है, इट ओनली हैज 14 पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस, जिसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और बाकी 8 क्या है? तो ये बहुत कम रेडिएट करके एक स्टेबल न्यूक्लियस में अपने आप को कन्वर्ट कर देगा।
सही। तो डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिव डिके, ये आप डेफिनेशन 2 मार्क्स की बुक से देख के लिख लेंगे अगर अभी आपको याद नहीं है। पार्ट बी, कार्बन 12 हैज अ प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर ऑफ 6 एंड अ न्यूक्लियॉन नंबर मास नंबर ऑफ 12. Complete table 7.1 for a neutral atom of each of these two isotopes. जी, अब देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी यहाँ पे 6 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर 6 होते हैं। 6 8 6, क्योंकि 14 है ना, तो 14 के अंदर आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऐड करने होते हैं। पार्ट सी, a sample of carbon 14 is contained in a thin aluminium container of thickness 0.2 mm. 0.2 mm के अंदर कौन कौन सी रेडिएशंस रुक सकती हैं? अल्फा रुक सकती है, ठीक है, बीटा भी रुक जाती है। रेडिएशन फ्रॉम द सैंपल इज डिटेक्टेड आउटसाइड द कंटेनर। अब रेडिएशन डिटेक्ट होती है ना, वो हमने देखा था डिटेक्टर लगा हुआ होता है और वो रेडियो एक्टिविटी को सेंस करता है, पहले हमने क्वेश्चन देखा था। When the thickness of the aluminium is increased to 6 millimeters, no radiation from the sample is detected outside the container. अब 6 mm के अंदर कौन सी रेज भी रुक जाएंगी? गैमा भी रुक जाएंगी। State type of radiation which is stopped by increasing the thickness of the aluminium. जी लिख दें। वैसे C1 का आंसर बीटा है। 0.2 mm के ऊपर ना अल्फा रेडिएशन स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए हाँ लेड चाहिए होता है और थिकनेस चाहिए होती है ज्यादा। तो 6 mm के ऊपर यहाँ पे इसका आंसर है बीटा। असल में ये जो 0.2 mm है ना, ये सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स को रोकेगा, बीटा इसमें से पास हो जाएंगे। जब इसकी थिकनेस 6 mm हो गई ना, तो अब बीटा भी स्टॉप हो जाएगा। How do you know that the sample does not emit any one other type of radiation? जी, तो हम कहेंगे कि it does not emit gamma radiation. Gamma radiations are not emitted because they cannot be stopped by 6 mm of aluminium. ठीक है, 6 mm ऑफ एल्यूमिनियम गैमा रेस को स्टॉप नहीं कर सकता। अगर वो इमिट हो रही होती तो आपके पास 6 mm का एल्यूमिनियम यूज करने के बावजूद रेडिएशन डिटेक्ट होती। उन्होंने आपसे पूछा कौन सी एक टाइप इमिट नहीं हो रही, आपने बताया गैमा नहीं हो रही और रीजन पूछी थी, तो आपने रीजन भी बता दी, तो 2 मार्क्स पूरे हो गए। ओके नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है ना, तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। आंसर टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। अभी के लिए हम तीनों क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फिगर 8.1 shows a lamp from a car. It contains 2 metal filaments, filament 1 and filament 2. फिलामेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको दोनों में क्या विजिबल डिफरेंस नजर आ रहा है? एक की थिकनेस ज्यादा है, ठीक है। ओके, पार्ट ए में कह रहे हैं कंप्लीट द बॉक्सेस टू डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट टेक्स प्लेस व्हेन द लैम्प इज स्विच्ड ऑन। जी, जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो आपके पास कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रिकल। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लैंप के जरिए कन्वर्ट होगी किसमें? लाइट में। और साथ आपको पता है कि चूंकि करंट पास हो रहा है ना कंडक्टर से, तो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर्स के अंदर, तो हीटिंग इफेक्ट लाजमन होता है जब भी करंट पास होगा, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। अभी देखा फौरन से काइनेटिक निकला था मुझसे, है ना? ये बगैर सोचे समझे करेंगे तो यही होगा। काइनेटिक का यहाँ पे क्या काम है? कोई रेस हो रही है, यहाँ चीज भाग रही है, मूव कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, लाइट एमिट हो रही है, सीधी सी बात है। अच्छा ये का मतलब ये हाँ, अच्छा आप देखें एक और बात है, अगर आपने कुछ आंसर्स याद किए हुए थे ना, तो कम से कम अब उसकी लॉजिक समझ लें। अच्छा आती है, माशाल्लाह। चलें फिर अभी बताइएगा। ऐसा करने आप दोनों लड़के आ जाए पहले। आप ओके, नेक्स्ट पे चलें। एक चलें। हाँ, state what is meant by efficiency. Efficiency is the ratio of total input energy. Efficiency is the ratio of useful output energy to the total input energy of a system. Total output energy to the यूजफुल आउटपुट एनर्जी, और हम इसको पावर की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, टू द टोटल इनपुट एनर्जी। अच्छा, द टू filaments are usually connected in parallel to a car battery. A student investigates what happens when the filaments are connected in series rather than in parallel. He uses the same battery for the investigation. State whether the current, the voltage across each filament and the is the same when the two filaments are connected in series. अच्छा, जी अब ये बताएं कि जब आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका इम्पैक्ट वोल्टेज पे क्या होगा? वोल्टेज पे, वोल्टेज इज डिवाइडेड इन अ सीरीज सर्किट. Parallel circuit में voltage stays the same across all the components, but in a series circuit voltage is divided across every component. तो जो टोटल वोल्टेज था ना पहले, जब वो पैरेलल में कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अगर आपने 12 वोल्ट्स की बैटरी लगाई हुई है तो दोनों फिलामेंट्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज आपको मिल रहा होगा? 12 ही मिल रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब आप इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे कि आपके पास एक फिलामेंट आया, फिर उसके बाद एक और फिलामेंट आया, और फिर आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया अक्रॉस एवरी फिलामेंट,
अच्छा 6 उस वक्त होगा जब दोनों की रेजिस्टेंस सेम हो, इक्वल रेजिस्टेंस के कंपोनेंट्स के अक्रॉस इक्वल वोल्टेज आ जाएगा। लेकिन अगर इनकी रेजिस्टेंस चेंज हुई, एक की ज्यादा हुई एक की कम हुई, तो जिसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा होगा। नहीं, आपके पास रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर आप करंट को कांस्टेंट कर दें तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ करंट जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ओके। तो अब हम ये करते हैं कि अच्छा अब देखें आपके पास वोल्टेज जो है ना वो डिक्रीज होगा। वोल्टेज के डिक्रीज होने से ओवरऑल जो पहले करंट पास हो रहा था वो भी डिक्रीज होगा, और पावर वो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है। जब दोनों चीजें डिक्रीज हो जाएंगी तो पावर भी डिक्रीज होगी। ठीक है, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? Voltage is not inversely proportional to the voltage. It is also directly proportional to the voltage. See, what is the formula? Formula is V is equal to IR. If you keep the resistance constant, ठीक है, कंजम्पशन साइड पे जो है ना वोल्टेज एंड करंट और वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं। अच्छा, इसमें कह रहे हैं फिगर 8.2 शोज करंट वोल्टेज ग्राफ ऑफ द टू फिलामेंट्स। अब आपके पास करंट और वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है। करंट वोल्टेज के ग्राफ से अगर आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? करंट और वोल्टेज के ग्राफ से अगर आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जी, अब देखें आपके जहन में ऐसा क्या चल रहा है जो ये आंसर्स आ रहे हैं? रेजिस्टेंस कैसे मिलेगी रेजिस्टेंस? जी बताएं। देखें, जब आपके पास कोई ग्राफ है ना और मैं आपसे कह रहा हूँ इसके ग्रेडियंट से क्या मिलेगा, तो आप उसके y एक्सिस की क्वांटिटी को, जो कि यहाँ पे क्या है करंट, y एक्सिस की क्वांटिटी क्या है करंट, इसको आप डिवाइड कर दें x एक्सिस की क्वांटिटी से, जो कि क्या है, तो इसका मतलब है जब हम यहाँ पे ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो हमें करंट अपॉन वोल्टेज मिलेगा। करंट अपॉन वोल्टेज इज इक्वल टू फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब आप इसमें से करंट अपॉन वोल्टेज करें, आपको क्या मिलेगा? अच्छा, मतलब इतना इल्यूजन है आपके अंदर कि ये अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही। ये देखें, आपने वोल्टेज को वहां मूव किया, उसने करंट और रेजिस्टेंस को जाके डिवाइड किया, दूसरे साइड पे 1 बचा। अब आप रेजिस्टेंस को वहां मूव करें, करंट अपॉन वोल्टेज इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ये मिलेगा आपको ग्रेडियंट से। ये रेजिस्टेंस नहीं है ना, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखें, इतना कैजुअल होके चीजों को नहीं करें, ठीक है। इस कैजुअल बिहेवियर के साथ अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे ना तो आप कभी भी मार्क्स नहीं ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप एरिया फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अब आप सोचें एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? जी जी,
इस ग्राफ से अगर आप एरिया फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एरिया में ये होता है, हाँ एरिया में ये होता है। देखिए आपने ग्रेडियंट का लिखा जो मैंने आपको बताया था कि किसी ग्राफ से ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बताया, ये देखें ये कह रही है मैंने बताया कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने फॉर्मूले का नाम लिया, मैंने क्या कहा था कि वाई एक्सिस की क्वांटिटी को डिवाइड करना होता है किससे? अब इसको लिखेंगे आप तो फिर ये याद रहेगा, क्योंकि ये तकरीबन हर ग्राफ में यूज करना होगा। हाँ तो इसको यूं लिखें आप कि आपके पास जो ग्रेडियंट होता है वो किसके इक्वल होता है? ग्रेडियंट इज इक्वल टू बाय द क्वांटिटी ऑफ एक्स एक्सिस। अब जो भी क्वांटिटी है ना वो आप यहां पर यूज कर लेंगे। अच्छा जब आप एरिया फाइंड करेंगे अच्छा जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया में क्या होता है कि आपके पास वाई एक्सिस की जो क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई होती है एक्स एक्सिस की क्वांटिटी से, ठीक है? तो एरिया में आप वाई एक्सिस की क्वांटिटी यानी करंट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एक्सिस की क्वांटिटी यानी वोल्टेज से। तो करंट इनटू वोल्टेज से आपको क्या मिलेगा? करंट इनटू वोल्टेज से भी रेजिस्टेंस मिलेगी, ग्रेडियंट से भी रेजिस्टेंस मिलेगी, हर चीज से रेजिस्टेंस मिल रही है यहाँ पे। ऐसे ही हो रहा है ना? अच्छा अब देखें करंट इनटू वोल्टेज, ये पावर का फॉर्मूला होता है, या वोल्टेज इनटू करंट पावर होती है। पढ़ के ऐसे तो लिखें, अभी लिखते जाएं। जितना आप राइटिंग करते जाएंगे उतना चीजें आपको याद होती जाएंगी। और अगर आप बिल्कुल ऐसे बैठे हुए क्लास में तो सही है, एक कान से सुनते जाएंगे दूसरे कान से निकालते जाएंगे। अच्छा calculate the total resistance of the two filaments when they are connected in parallel to a voltage of 12 volts। 12 volts पे आपके पास आपको फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द टू फिलामेंट्स। अच्छा अब ये देखें कि 12 वोल्ट्स पे पहले रेजिस्टर में से कितना करंट पास हो रहा है? ये देखें, देखें वैल्यू देखें, 12 वोल्ट्स पे कितना करंट पास हो रहा है? 0.5, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना करंट पास हो रहा है? 2.0। तो आपके पास वोल्टेज दोनों में सेम है क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं पैरेलल। आई का करंट पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये बताएं कि रेजिस्टेंस 1 किसके इक्वल होगी? V1 अपॉन I1 यानी 12 अपॉन 0.5, तो 24 ओम्स की रेजिस्टेंस है R1। इसी तरह से अगर हम R2 फाइंड करें तो R2 विल बी V2 डिवाइडेड बाय सेकेंड करंट, V इज इक्वल टू जी। फिर उसके बाद आपने 12 को डिवाइड किया 2 से, तो आपके पास 6 ओम्स की रेजिस्टेंस आ गई। ओके अब ये बताएं कि जब पैरेलल में रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं तो उनका उनका सम कैसे फाइंड करते हैं? जी जी बिल्कुल। तो आपके पास यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू 1/24 प्लस 1/6।
सो 1/r इज इक्वल टू 24 कैल्शियम आ जाएगा, 1 + 4 तो 5/24। अगर हम दोनों साइड्स को रेसिप्रोकेट कर दें तो 24/5 आ जाएगा, जो कि हमें 4.8 ओम्स का आंसर देगा। और सिंस ये आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये कहाँ से पढ़ा आपने? आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा सही से। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ऑफ द टू फिलामेंट्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ओके, लिखे ना अनुषा, आप ऐसे क्यों बैठी हो? लिखती जाए, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है लिखती जाए बस। कुछ चीजें अगर अभी नहीं भी समझ में आ रही तो जब आप रिवाइज कर लेंगे ना आपको ये सब समझ में आ जाएगा। मसलन अगर आपको ये याद नहीं है ना कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होती है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी अगर आप एक दफा इसको लिख के हाथ से गुजार लेंगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा। जी, जब आएगा टॉपिक में एक्सप्लेन कर दूँ। The two filaments are made from the same type of metal and have the same length. When uncoiled, they both operate at the same temperature. कितनी चीजें दोनों के लिए सेम है? नंबर 1, टाइप ऑफ मेटल दोनों की सेम है। टाइप ऑफ मेटल सेम होने से क्या होगा? हाँ, कंडक्टिविटी को उसका जो ऑपोजिट होता है रेजिस्टिविटी होती है, उसको हम रो से शो करते हैं। तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। हैव द सेम लेंथ, ठीक है, दोनों की लेंथ भी सेम है अनकॉइल करके अगर आप देखेंगे। और दे बोथ ऑपरेट एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर जाहिर है रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है ना, तो दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। Suggest why one filament has a resistance that is greater than that of the other filament. Yes. तो अब जी बिल्कुल, तो अब देखें आपको फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो एल अपॉन एरिया, रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर रेजिस्टिविटी और लेंथ दोनों की सेम है तो फिर जो सिर्फ एक फैक्टर इसमें अपना रोल प्ले करेगा वो कौन सा होगा? एरिया। और एरिया इज या resistance is inversely proportional to area. If the area is lesser, the resistance would be larger. If the area is larger, the resistance would be lesser. So suggest why one filament has a resistance that is greater, because it has lesser area. और lesser area को हम diameter या radius से भी बता सकते हैं, क्योंकि conductors normally circular होते हैं ना, तो उनका एरिया उनके रेडियस या डायमीटर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट हैज लेसर डायमीटर और रेडियस which results in smaller area। ठीक है, रो डेंसिटी का सिंबल है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टिविटी के लिए यूज होता है जी। L over A, length upon area, it is rho, resistivity of a substance। ओके जी, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। फिगर 8.3 shows a relay used to switch on a car headlamp। ओके, अब आप मुझे बताएं इस रिले में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? सर्किट को हमेशा बैटरी से स्टार्ट करते हैं। तो देयर इज अ बैटरी और बैटरी के साथ हेडलैम्प कनेक्टेड है
जो आपको ये सर्कल में क्रॉस बना हुआ नजर आ रहा है ना, ये एक लैंप है, लेकिन इसका सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये जो फ्लेक्सिबल कॉन्टेक्ट है ना जहां पर, यहां से ये सर्किट इनकम्प्लीट है। अगर ये यहाँ से कंप्लीट हो जाए तो हेडलैम्प में से करंट पास होगा और वो हेडलैम्प ऑन हो जाएगा। अच्छा, अब हेड इन कॉन्टेक्ट को, फ्लेक्सिबल कॉन्टेक्ट को इन कॉन्टेक्ट लाने के लिए एक मैकेनिज्म है जो रिले कहलाएगा। रिले में क्या है, इसके अलावा, रिले के अलावा सबसे पहले यहाँ पे एक स्विच है। अगर आप इस स्विच को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो रिले भी ऑपरेशनल नहीं होगा, और मैं बता रहा हूँ सर्किट भी ऑपरेशनल नहीं होगा, और इसी तरह से हेडलैम्प भी ऑन नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आप स्विच को ऑन कर देंगे तो अब रिले ऑपरेशनल होगा। रिले कैसे ऑपरेशनल होगा, बैटरी से करंट फ्लो करेगा, स्विच ऑफ है, सॉरी ऑन है, कांटेक्ट में है, तो यहाँ से करंट पास होगा, और करंट एंटर होगा किसमें, आयरन कोर में नहीं एंटर होगा, करंट इस कॉइल में एंटर होगा, कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस। अच्छा, कॉइल की और हर कंडक्टर की, करंट कैरिंग कंडक्टर की एक अपनी क्या होती है, एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हैज, लिखें लिखें, एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। Every current carrying conductor has a magnetic field. तो जब ये करंट कॉइल में से पास होगा तो कॉइल की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए आयरन कोर को यूज किया गया। ठीक है, आयरन कोर अगर नहीं होगी तो फिर एयर होगी। एयर में से मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो उतनी अच्छी पास नहीं होगी जितनी आयरन कोर में से हो जाएगी। तो आयरन कोर को लगाने से यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। जैसे ही आयरन कोर मैग्नेटाइज होगा, ये क्या करेगा, पिवट को अपनी तरफ खींचेगा, पिवट को तोड़ देगा, पिवट को नहीं खींचेगा, ये आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ खींचेगा। और आयरन आर्मेचर क्योंकि प्लेस्ड है एक पिवट के ऊपर, तो पिवट वो पॉइंट है जिसके अराउंड वो टर्न हो सकता है। ये जो फोर्स है इस आयरन आर्मेचर को किस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी, कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी, रोटेशन के हमेशा दो डायरेक्शन होते हैं, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और क्लॉकवाइज रोटेट करने की वजह से आयरन आर्मेचर इसके साथ इन कांटेक्ट आएगा। जाहिर है जब ये इन कांटेक्ट आ गया तो ये वाला पोर्शन जो है ना वो यहाँ से यूं रोटेट कर रहा होगा, और ये इन फ्लेक्सिबल कॉन्टेक्ट को पुश करेगा, तो ये इन कांटेक्ट आएंगे, और इनके इन कांटेक्ट आने की वजह से हेडलैम्प का सर्किट कंप्लीट होगा एंड इट विल बी स्विच्ड ऑन। ठीक है, कोई रिपीट कर सकता है मैंने क्या बताया जी। नंबर 1, हम सर्किट को कहां से एक्सप्लेन करेंगे, बैटरी से। बैटरी के बाद आपने स्विच को ऑन कर दिया, करंट विल पास थ्रू coil, coil will get magnetized and the iron core will also get magnetized। ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट बनेगा, that temporary magnet will attract iron armature and the iron armature will rotate in clockwise direction. It will come in contact with the iron core. The other end of the iron armature will push the flexible contacts. They will come in contact with each other. The circuit of the headlamp would be completed and the headlamp would turn on. अब अगर आपने इसको ऑफ करना है तो आप क्या करेंगे, आप स्विच को ऑफ करेंगे। ठीक है, स्विच ऑफ होने से आयरन आर्मेचर को करंट की सप्लाई स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही करंट की सप्लाई स्टॉप हो गई, इसकी मैग्नेटाइजेशन रिमूव हो गई, आयरन आर्मेचर फर्दर अट्रैक्टेड होगा नहीं होगा। ठीक है, तो वो वापस अपनी पोजीशन में आएगा, तो वो जो फ्लेक्सिबल कॉन्टैक्ट्स हैं वो दोबारा से ओपन हो जाएंगे, हेडलैम्प ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ओके।
अच्छा, अब ये हमने रिले क्यों यूज किया यहाँ पे? ये काम हम डायरेक्ट स्विच से भी कर सकते हैं। सेफर, व्हाई इट इज सेफर? जी, तो स्विच से क्या मसला हो जाएगा? देखें, याद रखें, रिले उस वक्त यूज होती है जब आपके पास सर्किट्स में से हाई करंट्स पास होने होते हैं। क्या पास होते हैं? स्विच जो है ना, स्विच बहुत ज्यादा हाई करंट को सस्टेन नहीं कर सकता, तो स्विच खराब हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो स्विच को ना एक दूसरे ऑप्शन के तौर पे यहाँ यूज किया जा रहा है, जो कि असल में रिले का ऑपरेशन कंट्रोल कर रहा है। सही है। बाकी अगर आप हेडलैम्प का सर्किट देखें तो हेडलैम्प में से जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्ट बैटरी से निकलेगा, हेडलैम्प में जाएगा और हेडलैम्प से वापस बैटरी में आ जाएगा। इस सर्किट के अंदर कोई स्विच या कोई रिले कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट है ना। हमने देखा था ना, इसकी एफिशिएंसी लेस देन 10% होती है, तो इसका मतलब है बहुत सारा करंट जो है ना या इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट में कन्वर्ट होती है। और अगर आप इस सर्किट के अंदर कोई स्विच वगैरह लगाएंगे, इवन आप कोई फ्यूज भी लगा देंगे, तो वो भी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो ऐसे सर्किट्स जिनमें से बहुत हैवी करंट फ्लो करता है उनमें स्विचेस सस्टेनेबल नहीं होते। रिले इसलिए लगा रहे हैं कि स्विचिंग ऑन ऑफ का काम रिले से कर लिया जाए, और रिले को आप स्विच से कंट्रोल कर लेंगे। और रिले का मैकेनिज्म ये करेगा कि किसी भी स्विच या किसी और कंपोनेंट को हेडलैम्प के सर्किट में नहीं आने देगा। जी, ठीक है, तो स्विचिंग का काम रिले से करवाने का ये फायदा है। हाँ, वो रिले भी डायरेक्ट हो जाती है वहां पे ना। अगर रिले खराब हो गई है, फॉर एग्जांपल गाड़ी के अंदर कोई रिले है खराब हो गई, अब कोई बंदा जल्दी में है, वो कहता है कि आप इसको डायरेक्ट कर दें, तो वो डायरेक्ट कर देगा उसको इलेक्ट्रिशियन, लेकिन मसला ये होगा कि वो फिर जो है ना किसी भी वक्त खराब हो जाएगा, और अगर अब खराब हुआ ना तो रिले खराब नहीं होगी, हेडलैम्प भी खराब हो जाएगा। तो बेहतर ये कि रिले को ही रिप्लेस करवाया जाए। अच्छा, अब इसी को आपने वर्ड्स में लिखना है। एक्सप्लेन व्हाई हेडलैम्प एच लाइट्स अप व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड। लिखें इसका एक आंसर, 4 पॉइंट्स बनाएं। Explain why headlamp H lights up when the switch S is closed. जी, किसी ने लिखा है तो वो रीड कर दें। मिनाहिल ने लिखा है तो उन्हीं को रीड करने दें ना। अच्छा, आपने लिखा है, ठीक। हाँ, लैंप एच, हेडलैम्प एच, ठीक है, ठीक है। बाकी लोग भी लिख लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेव से रिलेटेड है। अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरेज आर बोथ यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग। डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अल्ट्रासाउंड खुद क्या होती है ये बताना आपको। वेव्स होती हैं, वेव्स होती हैं। अब नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं, ये साउंड वेव्स ही होती हैं। ठीक है, साउंड वेव्स होती हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड क्यों बोलते हैं इनको?
अल्ट्रा वायलेट नहीं है, ये अल्ट्रासाउंड है जी, आप सही कह रहे हैं, शायान सही कह रहे हैं। The ultrasound waves are the waves with frequency higher than usual 20 किलोहर्ट्ज। ठीक है, हमारी जो हेयरिंग रेंज है ना वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। ये ह्यूमन एयर के लिए हेयरिंग रेंज है। अगर कोई साउंड 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी रखेगी, ठीक है, या 20 किलोहर्ट्ज से लार्जर फ्रीक्वेंसी होगी, तो हाँ, तो 20 किलोहर्ट्ज से लार्जर वाली अल्ट्रासाउंड कहलाती है। अल्ट्रा मींस अबव समथिंग और हायर समथिंग। तो ये हमें सुने, यानी हम इसको सुन नहीं सकेंगे, लेकिन ये वेव्स बहरहाल एग्जिस्ट करती हैं और इनसे हम फायदा लेते हैं मेडिकल इमेजिंग का। Describe what happens to ultrasound waves as they meet the boundary between two different materials. जी, टू डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे एक एयर हो सकती है और एक लिक्विड हो सकता है। सॉरी, ठीक है, और कोई वर्ड जनरल यूज करें ना। तीन काम होते हैं, एक ये हो सकता है कि वेव्स एब्जॉर्ब हो सकती हैं, रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है, ठीक है, और ये थर्ड ये हो सकता है कि रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन का मतलब है टू पास थ्रू समथिंग, ठीक है, तो लिख लें। जी, तो लिख लें, सम आर रिफ्लेक्टेड एंड सम आर रिफ्रैक्टेड और एब्जॉर्ब। जो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी ना वही रिफ्रैक्ट या एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। सम आर रिफ्लेक्टेड, तो पहला तो ये हो गया कि कुछ वेव्स रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, और सेकंड पे आप लिखें एंड अदर्स आर रिफ्रैक्टेड और एब्जॉर्ब। Next है, to produce the image of an unborn child, an ultrasound emitter and receiver are placed close together on the mother's skin. Figure 9.1 shows pulses detected by the receiver. अच्छा, अब देखें, पहली पल्स उसने किस टाइम पे रिसीव की है? क्या जी? 0.02 क्या मीटर्स पर सेकेंड? वाह, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड। अच्छा, अब अगली बताएं, अगली कब रिसीव हुई? जी, 0.05 मिली सेकेंड। चलिए, ये हो गया। आप कह रहे हैं कि पल्स ए इज इमिटेड पल्स एंड पल्स बी इज द फर्स्ट। तो ये तो इमिटेड पल्स थी ना, जो रेडिएट, वो जो अल्ट्रासाउंड वेव जनरेटर है ना उसने जनरेट की, और ये जो पल्स बी है ये वो है जो उसने रिसीव की है। द एवरेज स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन ह्यूमन टिश्यू इज 1500 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपकी हो गई स्पीड, वेव स्पीड इसको कहते हैं। Calculate the distance between the emitter and the child. हाँ, distance is equal to speed multiplied by time. अच्छा, स्पीड हम यूज करेंगे। अच्छा, मैंने एस क्यों लिख दिया? वी लिख दें। 1500 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना रखें? सही।
अच्छा अब देखें, जब आप 0.05 में से 0.02 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.03 आंसर आएगा, जो कि मिली सेकेंड्स में होगा। क्या आप यहाँ पे डायरेक्ट टाइम मिली सेकेंड्स का यूज करेंगे? हाँ हाँ, उसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में शो करना चाहूँ तो मैं इसको 10⁻³ लिखूंगा। ठीक है, सही है। अब आप मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके बता दें कि क्या आंसर आ रहा है। So 5.0 multiplied by 10.3. 5.0 exponent -3 meter. The speed of ultrasound in human tissue is close to the speed of sound in water. ठीक है, the speed of ultrasound in human tissue is close to the speed of sound in water. अच्छा, साउंड की स्पीड हर स्टेट ऑफ मैटर में ना अलग अलग होती है। गैसेस में अलग होती है, लिक्विड में अलग होती है, और सॉलिड्स में डिफरेंट होती है। आपके ख्याल में? जी 0.045। हाँ, आप सही कह रहे हैं। और चले भाई, ये करेक्ट आंसर भी नोट कर लें अगर बातें खत्म हो जाए। ये 2 ही है। अगर आपने इसको ऐसे लिखना है तो फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 4.5 × 10⁻² मीटर्स। ये भी सही है। The speed of ultrasound in human tissue is close to the speed of sound in water. अच्छा अब देखिए, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस में होती है? सॉलिड्स में। क्यों होती है? क्योंकि साउंड्स में ना वो वाइब्रेशंस की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है ना, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस में पार्टिकल्स जितने क्लोज टुगेदर होंगे, ये ट्रांसमिशन उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैस में या एयर में सबसे कम होती है। Suggest approximate values for the sound, for the speed of sound in gases and solids. तो गैसेस के अंदर देखें, टिश्यू के अंदर कितनी थी? 1500। गैसेस के अंदर जो स्पीड होती है ना, वो 300 से लेकर 1000 मीटर्स पर सेकंड तक होती है। ठीक है, नॉर्मली हम 330 की स्पीड लेके कैलकुलेट करते हैं। बाकी ये कि कोई गैस ज्यादा डेंस भी हो सके तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। जी 300 से 1000 तक। सॉलिड्स में 2000 to 8000 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड आपको मिलती है सॉलिड्स के अंदर। ये अब आपको फिगर्स और वैल्यूज याद रखनी है। 2000 से 8000, 1000 to 2000, 1000 to 2000। वो मैं देख रहा हूँ। चले नेक्स्ट है, बस अभी क्लास खत्म हो फिगर। अच्छा देखें मेरी बात सुने। आप में से अगर कोई थक जाए, किसी को ब्रेक लेनी हो या कोई आपस में जरूरी बात करनी हो, तो आप किसी भी वक्त क्लास से बाहर जाके काम करके आ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला ये कि अगर कोई और पढ़ना चाह रहा है ना, तो उसको फिर डिस्टर्ब नहीं करें। सही है, एटलीस्ट इतनी कर्टेसी जरूर दिखाएं कि खामोश रहें बस। Figure 9.2 shows an X-ray image of a hand. An X-ray detector is placed just below the hand
An image of the bones and human tissues around the bones is formed on a screen by the detector. स्क्रीन में आपको क्या नजर आ रहा है? जी, सबसे पहले आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड नजर आ रहा है. ये ब्लैक बैकग्राउंड क्यों हो गया? ब्लैक क्यों नजर आ रहा है? नहीं, ये रेलेवेंट पार्ट है. याद रखें, जब एक्स रेज स्क्रीन के ऊपर पड़ती है ना, किसी भी इमेज के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर एक्स रेज डायरेक्टली फॉल करती हैं, तो वहां पे ब्लैक कलर हो जाता है. ये एक्स रेज की नेचर है कि वो स्क्रीन ऐसी रखी जाती है कि अगर एक्सरे वहां पे हिट करेगी ना तो वो उसको ब्लैक कर देगी. अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपको ब्राइट स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ होगा? यहाँ से एक्स रेज जो है ना, ये देखेंगे जैसे बिल्कुल ब्राइट है ना, ये पोर्शन, ये ब्राइट पोर्शंस वो हैं जहां से एक्स रेज पीछे स्क्रीन तक नहीं पहुंच सकी. तो कहाँ गई? बोन्स ने उनको एब्जॉर्ब कर दिया. बोन्स ने क्या किया? अच्छा, बोन्स के आसपास फ्लैश है, टिश्यूज हैं, ब्लड सेल्स हैं, वहां पर एक्स रेज इन बिटवीन रही. सम ऑफ द एक्स रेज वर एब्जॉर्ब एंड सम रिफ्रैक्टेड, पास थ्रू. और चूंकि पास थ्रू होने वाली एक्स रेज की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं थी ना जितनी ये एम्प्टी स्पेस में है, तो उन्होंने भी अपना एक इमेज पीछे प्रोड्यूस किया. वो उतना ब्राइट नहीं था, डल हो गया वो. तो ये स्क्रीन ये तीनों इंफॉर्मेशन दे रही है. ब्लैक पोर्शन बता रहा है कि ऑल द एक्स रेज दे स्ट्राइक ऑन द स्क्रीन एंड क्रिएट अ ब्लैक स्पेस या ब्लैक इमेज. जहां पे ब्राइट है, ये वो स्पेसेस हैं जहां पे रेज कंप्लीटली बोन्स में एब्जॉर्ब कर रही है. और जहां पर आपको मिड नजर आ रहा है, डार्क नजर आ रहा है, कंप्लीटली ब्लैक या ब्राइट नहीं है, ये वो पोर्शन है जिसमें सम ऑफ द रेज वर एब्जॉर्ब एंड सम रिफ्लेक्टेड थ्रू द टिश्यूज एंड अदर मटेरियल. बिल्कुल होती है, हार्मफुल होती है, लेकिन अब क्या करें, अगर किसी का खुदा न खास्ता फ्रैक्चर हो गया है या कोई बोन का ऐसा मसला है कि जिसमें इमेजिंग करना जरूरी है, तो फिर डॉक्टर इसके बगैर सही सिचुएशन नहीं बता सकता. तो यहाँ पे बिल्कुल उसको क्लियर पता चल जाएगा कि बोन्स की क्या पोजीशन है. अगर कोई बोन डिसलोकेटेड है या ब्रोकन है या जो भी है, वो ये वाली इमेज उसको आइडिया दे देगी. हाँ, वो इसलिए होता है कि एक्सरे उसमें से पास नहीं हो सकते, तो आपकी बाकी जो बॉडी है ना वो एक्सरेज को एक्सपोज नहीं करते. हार्मफुल होती हैं क्योंकि आयोनाइजिंग इफेक्ट रखते हैं. ओके, नेक्स्ट है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द एक्स-रेज टू प्रोड्यूस द इमेज. अब आपने ये तीनों बातें लिखनी है. हाँ, ब्लैक बैकग्राउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एक्स-रेज are striking on the portion of the screen. ठीक है, black image or screen means the x-rays are striking on the film. वैसे उसको बोलते हैं, film रखते हैं पीछे, on the film. Secondly, bones are absorbing the x-rays, so bright spots are created on the film, absorbed by the bones. और थर्ड आपने लिखना है कि tissues and other materials absorb some of the rays and refract some of the rays. Tissue and other materials जैसे blood है या कुछ और ऐसा लिक्विड होता है, मसल्स भी हो सकते हैं, स्किन भी हो सकते हैं. वो some of the x-rays are absorbed in them and some pass through. Okay, next है the wavelength of x-rays used is 2.0 10 raised to -9 meters. wavelength को हम किस सिंबल से शो करते हैं? लैम्डा. The speed of the electromagnetic waves is speed of the wave को ना हम electromagnetic के केस में ये सब की सेम होती है, इसको हम 3.0 into 10 raised to 8 meters per second c से शो करते हैं. Calculate the frequency. अब आपको frequency चाहिए. फॉर्मूला होता है
v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और v यहाँ पर वेव स्पीड है. सो फ्रीक्वेंसी इज वेव स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, और वेव स्पीड है 3.0 इंटू 10⁸ और लैम्डा है 2.0 इंटू 10⁻⁻9. तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁻17 हर्ट्ज. Next part is suggest one reason why X-rays are not used to form an image of an unborn child. Because of their ionizing nature. Ionizing nature. और इसी तरह जो अनबॉर्न चाइल्ड है ना, उसकी बोन्स भी अभी सॉफ्ट होती है ना, तो उनको ज्यादा वो हार्म कर सकता है. जी, हार्मफुल बिकॉज ऑफ आयोनाइजिंग नेचर. ये भी हम पहले कर चुके हैं, जल्दी से देख लेते हैं. सॉरी, हाँ. Question number 10. Figure 10.1 shows a motor lifting a mass. Figure 10.2 shows part of the circuit diagram of the connections to the motor. अच्छा, अब आपके पास एक मोटर है और वो जो है एक मास को लिफ्ट कर रही है. दूसरा सर्किट जो है ना सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ द मोटर, जिसमें आपको एक वोल्टेज सोर्स नजर आ रही है, एक स्विच नजर आ रहा है और मोटर कनेक्टेड है. इसके अलावा कुछ पोर्शन अभी सर्किट का इनकम्प्लीट है. The current in the motor is 1.5 amperes. The voltage supplied by the battery is 8 volts. Complete the circuit diagram in figure 10.2 to show an ammeter and a voltmeter. Ammeter का काम क्या होता है? तो करंट मेजर करने के लिए हमेशा एमीटर को कहाँ प्लेस करते हैं? सर्किट में सीरीज में लगाते हैं. It is always connected in series in a circuit to measure the current. वोल्टमीटर का काम क्या होता है? वो वोल्टेज को मेजर करता है. तो अब आप वोल्टमीटर पैरेलल में लगाएंगे उस कंपोनेंट के साथ जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज मेजर करना. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 3 मोटर्स लगी हुई हैं और आप किसी एक मोटर का वोल्टेज देखना चाह रहे हैं, तो आप उसके अक्रॉस इसको लगा देंगे. तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि पैरेलल में मोटर के पैरेलल में एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे. अब ये वोल्टमीटर इस मोटर का वोल्टेज बताएगा और ये एमीटर इस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट मेजर करके आपको बता देगा. 2 मार्क्स का. क्या चीज? देखें, हम ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पर पैरेलल में एक और मोटर कनेक्ट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक और मोटर है, ठीक है. अब आपके पास आपने देखना ये कि आपने किस मोटर का वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना है. अगर आपने पहले का करना था तो जैसे मैंने लगाया है ना ऐसे ही लगेगा, ठीक है. और अगर आपने दूसरी मोटर का कनेक्ट वोल्टेज फाइंड करना है तो उसके अक्रॉस लगाएंगे. वैसे पैरेलल सर्किट में ये मैटर नहीं करता, क्योंकि पैरेलल में हर कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहता है. तो आप किसी के भी अक्रॉस निकाल लें, वो दोनों के लिए. हाँ, अगर आपने करंट मेजर करना है तो अब अगर आपने इस मोटर का मेजर करना है ना, तो इसकी ब्रांच में लाकर आपको एमीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है, और सीरीज में लगेगा. और अगर आपने दूसरी मोटर का मेजर करना है तो आप उसकी ब्रांच में लाकर एमीटर उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे. तो जिस कंपोनेंट का करंट चाहिए उसके साथ सीरीज में एमीटर को लाके कनेक्ट कर दें, और जिसका वोल्टेज मेजर करना उसके पैरेलल में वोल्टमीटर को लगा दें. यस, इट इज अनदर मोटर. ये मैंने खुद ही ड्रॉ की है समझाने के लिए, नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ओके जी.
आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं द मोटर टेक्स 4.0 सेकेंड्स टू लिफ्ट द मास। ये क्या गिवन है आपको? टाइम गिवन है। गुड। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर टू द मोटर इन दिस टाइम। अब ये बताएं इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर, उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? हम यूज करेंगे पावर इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड विच इज वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, इसका मतलब होगा कि एनर्जी ट्रांसफर्ड विच इज वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है जी? सो वोल्टेज इनटू करंट इज पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वोल्टेज कितना है? 8 वोल्ट्स। करंट कितना है? और टाइम है 4 सेकेंड्स। तो आपके पास 48 आंसर आ जाएगा। 48 जूल्स इसका आंसर है। The motor lifts the 150 gram mass through a height of 80 centimeters. अभी आपको मास गिवन है। मास कितना है? जाहिर है हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? स्टैंडर्ड यूनिट में, केजी में। हाइट कितनी है? जो कि मीटर्स में 0.8 मीटर्स बन जाएगा। और सॉरी सेम नहीं है ना, असल में हम इसके साथ जी की वैल्यू यूज करेंगे, अभी आप आगे देखेंगे। वैसे भी याद रखें स्टैंडर्ड ये है, जब भी आपको कोई क्वांटिटी अदर देन स्टैंडर्ड मिले ना, आप उसको फॉरन कन्वर्ट कर दें। अच्छा, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द मास। सो आपको जीपीई कैलकुलेट करना है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ स्मॉल जी इज 10 न्यूटन्स पर केजी। अगर आपको ये वैल्यू ना भी गिवन हो तब भी आपको यही वैल्यू यूज करनी है जी। तो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का mgh। m आप क्या पुट करेंगे? 0.15 इंटू 10 इंटू 0.8 1.2। तो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1.2 जूल्स। अच्छा, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर कितनी की? 48 जूल्स। और उसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना गेन किया? 1.2। कितना डिफरेंस है पता आपको? यानी 46.8 जूल्स का डिफरेंस है कि आप इनपुट पे 48 जूल्स दे रहे हैं और आउटपुट पे जो आप काम करवाना चाह रहे हैं ना, उससे जो वर्क डन आप चाह रहे हैं, इट इज ओनली 1.2 जूल्स। तो बाकी एनर्जी कहाँ गई? वो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट की नेचर है ना, उसमें वेस्ट हो रही है, क्योंकि करंट पास हो रहा है और इसी तरह उसका हीटिंग इफेक्ट है और बाकी चीजें, तो वहां पे एनर्जी लॉस हो रही है। सॉरी, चले आज फिर यहाँ पे। अच्छा, state 2 reasons why the gravitational potential energy gained by the mass is less than the electrical energy supplied to motor. Number 1, the system is inefficient. Or number 2, lots of energy is being converted into other forms which are not useful output form. जैसे बहुत सी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है और इसी तरह से दूसरे प्रॉब्लम्स हैं इसमें। Lots of energy is being converted into unwanted forms. चलें आज मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे।